गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग विदेशी विनिमय के अंतर्गत विनिमय दर के प्रकार के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपने कल का वीडियो देखा होगा, इसलिए मैं अब आगे पढ़ा रही हूँ। और जो नहीं समझ में आता है बच्चे, आपका प्री बोर्ड ख़त्म हो जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कहाँ होता है, ठीक ना। तो जहाँ पे उस स्थिति में जहाँ पे विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति दोनों बराबर हो जाती है, वहीं पे विदेशी विनिमय का निर्धारण हो जाता है। मैंने ग्राफ के माध्यम से आपको समझाया भी था, ठीक ना। ऐसे आपको ग्राफ के माध्यम से इधर विदेशी विनिमय का निर्धारण, इधर मांग, विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति यानी डिमांड और सप्लाई, और जिस ओ एक्स एक्सिस पे और ओ आई एक्सिस पे विदेशी विनिमय दर का निर्धारण, ठीक ना। ये मैंने आपको बताया था ग्राफ के द्वारा। तो जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों, विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति दोनों क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो वहाँ पे आपका निर्धारित हो जाता है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण हो जाता है उस स्थिति में। ठीक, यानी ई बिंदु पर डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे विनिमय दर के प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो सबसे पहले स्थिर विनिमय दर के विषय में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, इसको हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट भी कह सकते हैं, ठीक ना। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, स्थिर विनिमय दर प्रणाली। ठीक, तो इसमें इस विनिमय दर का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को यदि सुचारू रूप से चलाना है तो स्थिर विनिमय दर की आवश्यकता होती है। बाजार को नियंत्रित करना है तो स्थिर विनिमय दर की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए सरकार जो है मुद्रा की विनिमय, इसमें मुद्रा की जो विनिमय दर को निर्धारित करने का कार्य गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा किया जाता है, ठीक ना। इसलिए इसको स्थिर विनिमय दर कहा जाता है, यानी कि इसको निर्धारित करने का कार्य किसका है, गवर्नमेंट का, सरकार का। वही मुद्रा का विनिमय दर जो है वो निर्धारित करती है। इसके देखिए इसके दो प्रकार हैं। प्रारंभ में इसके दो मुख्य रूप में इसको अपनाया गया था, ठीक ना। स्वर्णमान प्रणाली और ब्रेटन वुड्स प्रणाली। ठीक है, स्वर्णमान प्रणाली में जो विदेशी मुद्रा विनिमय दर का निर्धारण होता था वो सोने के द्वारा होता था, स्वर्ण से, ठीक ना। इसलिए इसको स्वर्णमान प्रणाली कहते हैं। यानी कि इस प्रणाली में जितनी भी विदेशी करेंसियां होती थी उनके मूल्य का निर्धारण स्वर्णमान पे आधारित था, सोने पे आधारित था। तो इसके लिए सोने का एक बड़ा कोष रखना अनिवार्य होता था, ठीक है। और एक निश्चित कीमत पर प्रत्येक देश की मुद्रा जो थी दूसरे विदेशी मुद्रा के रूप में परिवर्तन योग्य बन जाती थी, इसी के द्वारा, सोने के द्वारा, ठीक है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के रूप में सोने का भुगतान किया जाता था। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय जब भुगतान होता था, व्यापार में आयात निर्यात होता था, तो जो भुगतान होता था वो सोने के द्वारा होता था, स्वर्णमान पे आधारित होता था, इसीलिए इसको स्वर्णमान प्रणाली कहा जाता है। दूसरा था ब्रेटन वुड्स प्रणाली। ये 1944 में ब्रेटन वुड्स जो थे IMF, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संस्थापक, ठीक ना, इन्होंने ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की स्थापना की थी 1944 में। और इन्होंने ब्रेटन वुड्स प्रणाली यानी कि विनिमय दर का निर्धारण की प्रणाली का नाम दिया ब्रेटन वुड्स प्रणाली। तो इसमें पहले तो स्वर्णमान पे आधारित थी विदेशी विनिमय दर,
बाद में इसमें राष्ट्रीय करेंसी परिवर्तन करने के साथ ही डॉलर को विनिमय दर के निर्धारण का मतलब कि एक तरह से डॉलर जो था वो केंद्र के रूप में आगे आया, केंद्र बिंदु था डॉलर। और पूरे देश की जितने भी विदेशी करेंसियाँ थीं वो डॉलर के आधार पे अपने रुपए या अपने मुद्रा का मूल्य निर्धारित करती थी, ठीक ना। तो एक निश्चित मूल्य पर स्वर्णमान निर्धारित किया गया। इस प्रणाली को समंजनीय सीमा प्रणाली भी कहा गया है, यानी कि समायोजन स्थापित करना, ठीक ना। किसी भी देश की मुद्रा में समता मूल्य में समायोजन स्थापित करना, इसके लिए इसको समंजनीय प्रणाली भी कहा गया। यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अनुमति से ही IMF जब अनुमति देता तभी इस तरह के कार्य किए जा सकते थे। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को विश्व बैंक की स्थापना के साथ ही स्थिर विनिमय दर प्रणाली की पुनर्स्थापना भी की गई थी। तो दो प्रणाली हो गई, स्वर्णमान प्रणाली स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत और ब्रेटन वुड्स प्रणाली। अब इसके दोष, स्थिर विनिमय दर के गुण, स्थिर विनिमय दर के गुण क्या थे, क्या मेरिट्स है? इसमें भी हर चीज़ में देखिए मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों होते हैं, गुण भी होते हैं अवगुण भी होते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसका गुण था बाजार को स्थायित्व प्रदान करना, यानी विदेशी विनिमय दर, यदि स्थिर विनिमय दर निर्धारित यदि सरकार करती है तो इसका प्रमुख वजह था कि बाजार को स्थायित्व प्रदान किया जाए, ठीक ना। बाजार में ज़्यादा कीमत में उछाल न लिया जाए, उथल पुथल न मचाया जाए, ऊंचा वजन या फ्लक्चुएशन की स्थिति बाजार में न हो। तो इसके लिए स्थिर विनिमय दर प्रणाली को अपनाया गया, ठीक। इसी तरह से है विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना। जब मान लीजिए स्थिर विनिमय दर होगा हमारा, ठीक है, बाजार में स्थायित्व होगा, तो जाहिर सी बात है कि विदेशी व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। जिस देश में स्थायित्व ज़्यादा होता है, आर्थिक रूप से अर्थव्यवस्था में स्थायित्व ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलता है। लोग इन्वेस्ट करते हैं, विदेशी जो होते हैं वो इन्वेस्ट भी करते हैं, मार्केट में पैसा लगाते हैं, व्यापार में पैसा लगाते हैं। तो जब स्थायित्व होता है तो विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलता है। तीसरा है विदेशी निवेश में बढ़ोतरी करना। अब जाहिर सी बात है, अभी मैंने बताया कि जब अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, स्थायित्व रहेगी अर्थव्यवस्था में, बाजार में स्थायित्व होगी, तो विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, यानी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे वो प्रोत्साहित होंगे। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं, विदेशी जो विनियोजक हैं, ठीक ना, विनियोगकर्ता हैं, वो प्रभावित होते हैं और विदेशी निवेश में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। विदेशी निवेश में बढ़ोतरी होती है जिससे कि अर्थव्यवस्था और मजबूत होती है, व्यापार और सुदृढ़ होता है। चौथा है सट्टेबाजी को रोकना। जब स्थायित्व होगी तो जो सट्टेबाजी की प्रवृत्ति होती है उसमें अवरोध उत्पन्न होता है, इसको रोकना भी आवश्यक है। तो स्थिर विनिमय दर आपका बाजार को स्थायित्व प्रदान करता है, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देता है और विदेशी निवेश में बढ़ोतरी करता है और सट्टेबाजी को रोकता है। अब इसको कुछ दोष भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं, ठीक ना, विदेशी विनिमय के कुछ दोष भी हैं। तो इसमें सबसे पहला दोष है विनिमय दर की अस्थिरता। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि विदेशी स्थिर विनिमय दर जो है वो अस्थिरता को उत्पन्न करती है, ठीक है। अस्थिरता कैसे उत्पन्न होगी? क्योंकि सरकार ने तो स्थिर विनिमय दर निर्धारित कर दिया, ठीक ना, लेकिन विदेशों में मूल्यों का उच्चावचन होता रहता है। जब विदेशी मूल्यों का, ठीक ना, मुद्रा के मूल्यों का उच्चावचन होगा तो अपने देश की मुद्रा पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, जिससे कि अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है।
इसी तरह से विशाल विदेशी विनिमय कोष की आवश्यकता होगी। जब स्थिर विनिमय दर होगा तो सरकार को इसके लिए विशाल विदेशी विनिमय कोष की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि विनिमय दर तो स्थिर है और सरकार के द्वारा संचालित है। तो जब गवर्नमेंट को व्यापार करना होता है, ठीक ना, तो उसके लिए एक विशाल विदेशी विनिमय का जब कोष रहेगा उनके पास भंडार के रूप में, तभी वो व्यापार कर सकते हैं। तो विशाल विदेशी विनिमय कोष की आवश्यकता है और विनिमय दर को निर्धारित करने में परेशानियां होती हैं। विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर है तो कभी कभी सरकार को अवमूल्यन की स्थिति भी अपनानी पड़ती है, कभी कभी अधिमूल्यन की स्थिति अपनानी पड़ती है, ठीक ना, दोनों चीज़ें होती हैं। अवमूल्यन का अर्थ होता है कि अपने देश की घरेलू मुद्रा का मूल्य जो होता है उसको जानबूझ के कम करना, अपने देश की घरेलू मुद्रा के मूल्य को जानबूझकर कम करना अवमूल्यन है, ठीक है। और अधिमूल्यन का अर्थ होता है कि अपने देश की घरेलू मुद्रा को जानबूझकर मूल्य को अधिक करना, तो वो अधिमूल्यन है। तो इसमें भी हमेशा, और इससे जो भुगतान संतुलन की स्थिति होती है वो अस्थिर हो जाती है। तो इसमें कुछ मेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स भी हैं स्थिर विनिमय दर के, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के। तो इसमें कुछ ये दोष भी आपको दिखाई देंगे। हो गया दोष, विनिमय दर की अस्थिरता, विशाल विदेशी विनिमय कोष की आवश्यकता, विनिमय दर को निर्धारित करने में परेशानियां, कभी अवमूल्यन की स्थिति को अपनाना, कभी अधिमूल्यन की स्थिति को अपनाना, यानी सरकार को जानबूझ के मूल्य को कम भी करना पड़ता है, मुद्रा के मूल्य को, और कभी कभी जो होता है उसको अधिक भी करना होता है। तो ये आपका हो गया विदेशी स्थिर विनिमय दर, इसके प्रकार, गुण एवं दोष, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे नम्य विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर का हो गया, इसके गुण और दोष, और स्थिर विनिमय दर कैसे संचालित होता है। तो स्थिर विनिमय दर जिसे सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नम्य विनिमय दर जो है वो मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है, ठीक ना। जो ये एक्सचेंज रेट है, फ्लैक्सिबल इसको कहा जाता है, तिरती भी कहते हैं। तो फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है वो मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। तो इसमें जो कभी कभी जो घाटे की अर्थव्यवस्था होती है, तो सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वो अवमूल्यन अधिमूल्यन को अपनाकर, ठीक ना, इस घाटे को, बीच के अंतर को कम करने का प्रयास करती है, मतलब घाटे को कम करने का प्रयास करती है इसके माध्यम से। तो ये मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है, स्वयं समायोजक होता है ये, ठीक है, मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है, स्वयं समायोजक होता है। इसको संतुलन दर भी कहा जाता है। स्वयं समायोजक मीन्स फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो ये स्वयं अपने अवमूल्यन की स्थिति को अपनाकर या अधिमूल्यन की स्थिति को अपनाकर वो अपना समायोजन कर लेता है, और जो विनिमय दर की अस्थिरता होती है उसको समाप्त करने की कोशिश करता है। तो स्व समायोजन हो गया। फिर अर्थव्यवस्था को कुशलता प्रदान करता है। जो नम्य विनिमय दर है वो अर्थव्यवस्था को कुशलता प्रदान करेगा, क्योंकि स्थिरता, जो अनुकूल दशाएं होती हैं, ठीक ना, अर्थव्यवस्था में, या नम्य विनिमय दर जो होती है वो सभी प्रकार के संसाधनों का, ठीक ना, अनुकूल दशा प्रदान करता है। जितने भी संसाधन होते हैं हमारे यहाँ वो अर्थव्यवस्था अनुकूलता प्रदान करती है और अर्थव्यवस्था को कुशलता प्रदान करती है, ठीक। फिर है अंतर्राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना। नम्य विनिमय दर अंतर्राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देता है, क्योंकि विदेशी विनिमय कोष की आवश्यकता लगभग हर देश को पड़ती है, ठीक ना। तो नम्य विनिमय दर के कारण विदेशी विनिमय कोष की जो आवश्यकता लगभग समाप्त सी हो गई है, क्योंकि इसके कारण विश्व में पूंजी का आवागमन जो है, आना जाना, वो बढ़ा है, ठीक है।
इसलिए इस विनिमय कोष की आवश्यकता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जब पूंजी का आवागमन होगा तो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होगा या अंतर्राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने की संभावनाएं होती है इस नम्य विनिमय दर में। तो 3 बातें हैं, ये स्वयं समायोजक है, स्वयं अपने को संतुलित कर लेती है मांग और पूर्ति की शक्ति के द्वारा। ठीक है, और मूल्य और अधिमूल्यन की स्थिति को अपनाकर अर्थव्यवस्था को कुशलता प्रदान करती है और अंतर्राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देती है। 3 गुण है इसके। अब इसके भी डिमेरिट्स हैं, ठीक ना, मेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स भी हैं। तो इसके डिमेरिट्स क्या है? घरेलू मुद्रा को, ठीक ना, मूल्य में परिवर्तन, जो घरेलू मुद्रा है, घरेलू मुद्रा का मूल्य परिवर्तन इसमें लगातार होता रहता है, क्योंकि कभी अवमूल्यन की स्थिति अपनाया जाएगा, कभी अधिमूल्यन की स्थिति अब सरकार अपनाएगी। ठीक ना, मांग और पूर्ति की शक्ति के द्वारा। तो जो तो इससे क्या होता है कि घरेलू मुद्रा पर इसका प्रभाव पड़ता है और लगातार परिवर्तन होने से अर्थव्यवस्था में अस्थिरता की स्थिति होती है। ठीक है, अस्थिरता की स्थिति हुई, क्योंकि कभी अवमूल्यन की स्थिति अपना दिया तो जानबूझ के गवर्नमेंट जो होगी घरेलू मुद्रा के मूल्य को बढ़ा देगी, कम कर देगी। अधिमूल्यन की स्थिति होगी तो जानबूझ के घरेलू मुद्रा के जो डोमेस्टिक करेंसी है उसके वैल्यू को या उसके मूल्य को अधिक कर देगी। तो ये स्थिति जब होती रहती है तो अर्थव्यवस्था में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर है स्फीतिक अवस्था को पैदा करती है। स्फीतिक अवस्था मीन्स जब ये चीज़ होता है तो वस्तुओं का जो मूल्य होता है, आयातित वस्तुओं का, ठीक ना, मूल्य ह्रास होता है। तो जो आयातित वस्तुएं होती हैं उनका जो मूल्य होता है, वस्तुओं का मूल्य जो होता है वो बढ़ने लगता है। मतलब कि जो बाहर से हमारे देश में वस्तुएं आती हैं उन वस्तुओं के मूल्य को बढ़ा दिया जाता है। तो अर्थव्यवस्था में स्फीति की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक ना, इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा हो जाती है और अर्थव्यवस्था जो है वो अस्थिर होने लगता है। ठीक ना, जब वस्तुओं का मूल्य बढ़ने लगेगा तो अर्थव्यवस्था में नेचुरली है कि अस्थिरता आने लगती है और ये स्फीति प्रवृत्तियाँ जो हैं अर्थव्यवस्था को मतलब कि सुदृढ़ बनाने के बजाय, अब जब वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाएगा, ठीक है, वस्तुओं का, आयातित वस्तुओं का मूल्य बढ़ा दिया जाएगा तो नेचुरली है कि उसकी डिमांड जो होती है वो कम होने लगती है। ठीक ना, अब कम होगी तो अर्थव्यवस्था पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है इसके दोष जो है सट्टेबाजी गतिविधियों की संक्षिप्तता। स्थिर विनिमय दर जो है, जो सट्टेबाजी की गतिविधियां होती हैं वो धीरे धीरे प्रभावित होता है और कम होने लगता है। ठीक ना, विनिमय दर को जब अधिक ऊंचा रखेंगे या कभी नीचा रखेंगे तो विदेशी विनिमय बाजार में सट्टेबाजी गतिविधि क्या होती है, संलिप्तता क्या हो जाती है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक ना, और विदेशी निवेश पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ये भी चीज़ है, सट्टेबाजी को प्रभावित करती, सट्टेबाजी को भी गतिविधियों को भी प्रभावित करती है और मूल्य में लगातार परिवर्तन होने से, घरेलू मुद्रा के मूल्य में लगातार परिवर्तन होने से अर्थव्यवस्था में भी अस्थिरता पैदा होती है और इसी तरह से आयातित वस्तुओं का मूल्य जब बढ़ा दिया जाता है तो स्फीतिक अवस्था की स्थिति भी देश में उत्पन्न होती है। तो ये कुछ आपका जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है उनके गुण और दोष हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है, यानी कि स्थिर विनिमय दर और नम्य विनिमय दर में क्या अंतर है? स्थिर विनिमय दर और नम्य विनिमय दर में अंतर। स्थिर विनिमय दर
नम विनिमय दर। तो सबसे पहले ये सरकार के द्वारा संचालित होता है, सरकार के द्वारा निर्धारित होता है, ठीक ना। स्थिर विनिमय दर सरकार के द्वारा निर्धारित होता, ठीक है, निर्धारित होता है। और ये जो है मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है, ठीक। ये सरकार के द्वारा निर्धारित होता है स्थिर विनिमय दर, और वो मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। मतलब इस पे सरकार का नियंत्रण होता है, और उस पे जो है ये जो है वो स्वतंत्र अवस्था में होती है, और अपना जो मूल्य है वो मांग और पूर्ति के द्वारा वो परिस्थिति के अनुसार वो अपने मूल्य को स्थिरता प्रदान करती है, यानी परिस्थितियों के अनुसार वो बदलता रहता है। और इससे यह विनिमय दर स्थिर होती है, और यह विनिमय दर जो है वो हमेशा बदलती रहती है, चाहे वो अवमूल्यन की स्थिति को अपनाकर या फिर अधिमूल्यन की स्थिति को अपनाकर या फिर घरेलू मुद्रा लगातार परिवर्तन कर से ये हमेशा क्या होती है, विनिमय दर जो है वो बदलती रहती है और ये स्थिर होता है। तो कुछ 3 पॉइंट है इसमें, ठीक ना। सरकार का नहीं, इसमें परिवर्तन और अधिकार, परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, सिर्फ सरकार को है। और ये मांग और पूर्ति की शक्ति के द्वारा निर्धारित होती है, और परिस्थिति के अनुकूल अपने को बदलती रहती है, और ये स्थिर होती है, और ये हमेशा परिवर्तित होती रहती है। तो आज इतना हो गया। एक और इसमें बचा हुआ है प्रबंधित तरणशीलता प्रणाली, ठीक ना, मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और इसमें स्थिर विनिमय दर और नम्य विनिमय दर, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में यदि आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू।